जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल द गुरु एजुकेशन पॉइंट में। आज हम लोग कक्षा 10वीं के विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें एक टॉपिक है विद्युत जनित्र, जिसे डायनेमो के नाम से भी जानते हैं। चलिए तो आज हम लोग पढ़ना चालू करते हैं। इसका नाम है विद्युत जनित्र। क्या नाम है? विद्युत जनित्र, जिसे जनरेटर भी कहते हैं। पढ़ते हैं। विद्युत जनित्र इसी इलेक्ट्रिक जनरेटर एक ऐसी युक्ति है, युक्ति माने यंत्र, युक्ति माने यंत्र, जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करती है। अर्थात विद्युत जनित्र एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसके लिए यह प्रायः माइकल फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत का प्रयोग करती है। मतलब जो विद्युत जनित्र है, आप बगल में फिगर देख पा रहे होंगे, ये जो फिगर है आपके राइट साइड में, यही है विद्युत जनित्र, जिसे ही हम इलेक्ट्रिक जनरेटर कहते हैं। आपने शादी विवाह या कई फंक्शन में देखा होगा इलेक्ट्रिक जनरेटर, जो घूमती है, यांत्रिक ऊर्जा से घूमती है और उस ऊर्जा को वो विद्युत ऊर्जा में बदलती है। और एक यंत्र होता है जो इसके ठीक विपरीत होता है, जिसे हम बोलते हैं विद्युत मोटर। क्या बोलते हैं? विद्युत मोटर, जो आपके घर में पानी वगैरह चढ़ाने का काम करती है टंकी में। वो क्या करती है? वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। जबकि जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है, जो विद्युत जनित्र है, जिसे हम डायनेमो कहते हैं, वो क्या करता है? वो हमारे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जबकि विद्युत मोटर उल्टा काम करता है। वो क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। चलिए इसकी संरचना देखते हैं कि इसकी बनावट कैसी होती है, इसकी बनावट कैसी होती है। चलिए आगे की ओर देखते हैं। पहला है क्षेत्र चुंबक। पहला क्या है? क्षेत्र चुंबक। यह शक्तिशाली चुंबक NS, N मतलब नॉर्थ, S माने साउथ, यानी कि उत्तर ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुव। इसका कार्य शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना है, जिसमें कुंडली घूमती है। या आप देख पा रहे होंगे इस फिगर में, जो आपको बगल में बड़े बड़े बॉक्स दिख रहे हैं, ये बड़े बड़े जो बॉक्स दिख रहे हैं आपको, यही है क्षेत्र चुंबक। यही क्या है? क्षेत्र चुंबक। ये क्या है सर? क्षेत्र चुंबक। क्षेत्र चुंबक का काम क्या होता है? इस यंत्र में बहुत शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना, जिससे क्या होता है? जो कुंडली है, कुंडली आपको दिख रही होगी, ये कुंडली, ये जो यहाँ से इस प्रकार से जो कुंडली है, यही हमारी कुंडली है। और इसी क्षेत्र की सहायता से कुंडली घूमती है। कुंडली क्या करती है? घूमती है। कुंडली क्या करती है? घूमती है। इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बल रेखाएं नॉर्थ से साउथ की ओर जाती है। हमने अध्याय में भी पढ़ा है जैसा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नॉर्थ से उत्पन्न होती है तथा साउथ में विलीन होती है, यानी उत्तर ध्रुव पर उत्पन्न होती है और दक्षिण ध्रुव पर विलीन होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या हो? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। अगला आता है आर्मेचर। अगला क्या आता है? आर्मेचर। यह एक आयताकार कुंडली ABCD होती है। आप यहाँ जो कुंडली देख पा रहे होंगे, ABCD, ये कुंडली है। इसे ही आर्मेचर कहते हैं, इसे ही आर्मेचर कहते हैं। जो कच्चे लोहे के रॉड पर पृथक्कृत तांबे की तार को लपेट बनाई जाती है। इसमें क्या होता है? एक लोहे की तार होती है, लोहे का रॉड, कच्चा लोहे का रॉड होता है, उसके ऊपर तांबे की पतली तार को लपेट 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 कर बनाई जाती है। इसमें तांबे के फेरों की संख्या अधिक होती है। फेरे मतलब कुंडली। जैसे मान लीजिए ये लोहे का रॉड है, इसके ऊपर हमने तांबे की तार को ऐसे ऐसे करके लपेट दिया है, ऐसे ऐसे करके लपेट दिया, ऐसे 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 लपेट दिया, तो ये क्या बन गया? आर्मेचर। क्या बन गया? आर्मेचर, यानी कि कुंडली बन गई। और इसमें फेरों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। इस कुंडली को क्षेत्र चुंबक के ध्रुव खंडों NS, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के बीच तेजी से घुमाया जाता है। आप यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, ये कमाया लिखा गया है, ये घुमाया है।
यानी ये जो आपको ध्रुव खंड दिख रहे हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, इनके बीच में इस कुंडली को बहुत तेज़ी से घुमाया जाता है, बहुत तेज़ी से घुमाया जाता है। अब घुमाया जाता है किस प्रकार से देखते हैं। तो घुमाने के लिए, आर्मेचर कुंडली को घुमाने के लिए स्टीम टरबाइन, वाटर टरबाइन, पेट्रोल इंजन इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। अब बात आती है कुंडली घुमाने के लिए, तो कुंडली घूमेगा कैसे। तो कुंडली घुमाने के लिए कई तरह के यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, कई तरह के यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, जैसे स्टीम टरबाइन भाप के इंजन, वाटर टरबाइन जो पानी से चलते हैं, पेट्रोल इंजन जो पेट्रोल से चलते हैं, और डीजल जो हम शादी विवाह में जनरेटर में इस्तेमाल करते हैं, जो डीजल से चलते हैं और उस ऊर्जा से वो घूमता है, उस ऊर्जा से वो घूमता है। आगे आता है सर्पी वलय। आगे क्या है सर? सर्पी वलय। कुंडली पर लिपटे तार के दोनों सिरे धातु के दो छल्लों S1 और S2 से जुड़े होते हैं, S1 और S2 से जुड़े रहते हैं तथा आर्मेचर के साथ घूमते हैं। इनको सर्पी वलय कहते हैं, स्लिप रिंग्स। यह छल्ले परस्पर तथा ध्रुव खंड से पृथक रहते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे सर्पी वलय S1 और S2 होते हैं, जो छल्ले के रूप में यहाँ पे होते हैं। यहाँ R1 R2 भी जिसे कह सकते हैं। जो रिंग होता है गोल गोल, आपको रिंग दिख रहा होगा। अगले इमेज में दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, ये जो आपको दिख रहे हैं गोल गोल, यही हमारे हैं, ये हमारे क्या हैं? सर्पी वलय, स्लिप रिंग्स। क्या है? स्लिप रिंग्स। क्या कहते हैं इन्हें? स्लिप रिंग्स या फिर सर्पी वलय। क्या कहते हैं इन्हें? सर्पी वलय, सर्पी वलय। अब आगे आता है ब्रूस। क्या आता है? ब्रूस। सर्पी वलय S1 S2 सदैव तांबे की बनी दो पत्तियों B1 तथा B2 का स्पर्श करते हैं, जिन्हें ब्रूस कहते हैं। ये ब्रूस अस्थिर रहते हैं। इनका संबंध उस बाह्य परिपथ से देते हैं जिनमें बाहर भेजनी होती है। अब यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग, बहुत छोटे में ये देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये B1 यहाँ पे है, B2 यहाँ पे, जो ब्रूस है। इस ब्रूस का काम क्या होते हैं? ये ब्रूस यहाँ से परिपथ देख रहे होंगे, ये तार जो बाहर निकली हुई है, तार जो है ये बाहर निकली हुई है। इनका मुख्य काम होता है कि ये सर्पी वलय से जुड़ते हैं और जो धारा आ रही है कुंडली से, उस धारा को ये बाहरी परिपथ में भेजते हैं। कहाँ भेजते हैं? बाहरी परिपथ में। कहाँ भेजते हैं? बाहरी परिपथ में। एक बार हम फिर से समझते हैं इनके संरचना को। पहला आता है क्षेत्र चुंबक। पहला क्या आता है? क्षेत्र चुंबक, जो N और S दक्षिणी तथा उत्तरी दो ध्रुव खंडों से मिलकर बनी होती है। और फिर अगला आता है कुंडली, जो लोहे के रॉड पर तांबे के तार को लपेटकर बनाई जाती है, तांबे के तार को लपेटकर बनाई जाती है। फिर आता है सर्पी वलय, जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इस पाइप पर, इस धुरी पर गोल गोल लपेटा गया है, यही सर्पी वलय है। यहाँ पे एक R1 है, एक R2 है, जिसे सर्पी वलय, स्लिप रिंग्स भी कहते हैं। अगला आता है ब्रूस। ब्रूस जो सर्पी वलय और बाहरी परिपथ को जोड़ता है, जो सर्पी वलय और बाहरी परिपथ को जोड़ता है, उसे क्या कहते हैं? ब्रूस। चलिए आगे देखते हैं कि इस यंत्र का जो विद्युत जनित है, इसका मूल सिद्धांत क्या है? इसका मूल सिद्धांत क्या है? तो विद्युत जनित का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना से आधारित है, जिसके आधार पर जब किसी कुंडली के तल में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो उस कुंडली में प्रेरित धारा प्रवाहित होती है और इस प्रकार यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य विद्युत जनित्र करता है। इसमें कौन सा सिद्धांत उत्पन्न होता है? विद्युत जनित्र का जो सिद्धांत है वो चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत है। जो आप लोग को याद होगा, एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। आप लोग को याद होगा कि माइकल फैराडे ने किसी से एक्सपेरिमेंट किया था, जब उन्होंने तांबे की कुंडली को लिया था। याद है? नहीं याद है? कोई बात नहीं, हम लोग इसको देखते हैं। ये देखिए, मान लीजिए तांबे की कुंडली है, तांबे की कुंडली है, बहुत बड़ी कुंडली है तांबे की, बहुत बड़ी।
और ये आगे आगे से यहाँ पे एक परिपथ से जुड़ी है, आगे ये परिपथ से जुड़ी है। यहाँ पर हमने लगा दिया है गैल्वेनोमीटर। क्या लगा दिया हमने यहाँ पे? गैल्वेनोमीटर। अभी आपको याद होगा कि जब हम इस कुंडली से एक बड़े क्षण चुंबक को एक क्या है, क्षण चुंबक, इसको जब हम अंदर बाहर ले जाते थे इस प्रकार से, कभी अंदर, कभी इस तरफ, कभी इस तरफ, कभी इस तरफ, कभी इस तरफ, ऐसे अंदर बाहर करते थे, तो इस जो आपको गैल्वेनोमीटर दिख रहा है यहाँ, इसमें विक्षेपण होता था, जिससे हमें पता लगता था कि इस परिपथ में धारा उत्पन्न हो रही है, इस परिपथ में धारा उत्पन्न हो रही है। आप लोग को याद होगा कि जैसे ही चुंबक को उस कुंडली में बहुत तेज से अंदर बाहर करते थे, तो उसमें धारा उत्पन्न होती थी। इसे ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण बोलते हैं। इसे ही क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और इसी घटना पर ये आधारित होती है, इसी सिद्धांत पर हमारा विद्युत यंत्र कार्य करता है। अब देखते हैं कार्य कैसे करता है, देखते हैं इसको। कार्य विधि कि जब आर्मेचर को कुंडली ABCD को दक्षिणावर्त घुमाया जाता है, यानी जो आपको कुंडली दिख रही है ABCD, जब इसको दक्षिणावर्त घुमाया जाता है, इस दक्षिणावर्त घुमाते हैं इसको इस तरह से, तो कुंडली में विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण विद्युत धारा प्रेरित होती है। यानी कि जैसे हमने पिछले एक्सपेरिमेंट में किया था कि एक तांबे की कुंडली होती है, और जब इसमें चुंबक अंदर बाहर करते हैं, कभी इधर, कभी इधर, कभी इस तरफ, कभी इस तरफ, कभी इस तरफ, कभी इस तरफ, बहुत तेजी से अंदर बाहर करते हैं, तो इस कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। उसी प्रकार जब ये कुंडली इन दो चुंबकीय क्षेत्रों के बीच बहुत तेजी से घूमती है, तो इस कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। यानी कि जब ये जो कुंडली है ABCD, जब दोनों क्षण चुंबक, जो बड़े बड़े चुंबक लगे हैं जिनका काम है शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना, जब उनके बीच बहुत तेजी से घूमती है, तो इस कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित होती है। प्रेरित माने उत्पन्न होती है या प्रवाहित होने लगती है। और धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है। कुंडली के आधा चक्कर पूरा करने तक धारा की दिशा वही रहती है। यानी कि जब ये कुंडली अभी ऐसे लेटा हुआ, मान लीजिए कुंडली ऐसे B, इस तरफ C, जब ये घूम के आधा घूम जाता है, कैसे घूमता है? आधा, यानी कि B आ गया यहाँ पर और C आ गया यहाँ पर, यानी कि जो BC अभी इस प्रकार है, BCAD, ये घूम के इस प्रकार हो गया, इस तरह से बिल्कुल सीधा, यानी B आ गया ऊपर, C आ गया नीचे और AD चल गया इसके नीचे, इस प्रकार से घूम गया ये। जब ये, यानी कि जो ऐसे लेटा हुआ है BC, इस प्रकार से ये घूम के इधर आ गया, इधर से घूम के सीधा हो गया, उस समय क्या होता है? जब ये ऐसे है और घूम के ऐसे हो गया, समझ रहे हैं? BC है, जब आधा घुमा ऐसे, उस समय तक क्या होता है कि इसकी धारा की दिशा वही रहती है। यानी जब ये कुंडली घूम रही थी यहाँ से लेके यहाँ तक में, उस समय तक, मेरे हाथ को देखिए, जब BC यहाँ से लेके यहाँ तक घूमती है, तो उसकी धारा वही रहती है। धारा की जो दिशा है, यानी जो A से B, C से D तक बह रही है, ये धारा दिशा यहाँ से यहाँ तक में वही रहेगी, आधा दिशा में। अतः पहले आधे चक्कर में धारा B2 से B1 की दिशा में बहती है। कोई दिक्कत? यानी कि जो धारा बहती है पहले आधे चक्कर में, वो B2 से B1 दिशा में बहती है पहला आधे चक्कर में, और अगले आधे चक्कर में दिशा पलट जाती है। यानी जो चुंबकीय क्षेत्र था पहले नॉर्थ से साउथ था, यहाँ से लेके यहाँ तक में बदला, अब चूंकि यहाँ से वापस पलट रहा है तो इसकी धारा की दिशा विपरीत हो जाती है। यानी जो पहले B2 से B1 थी, अब वो B1 से B2 की ओर हो जाती है। पहले कहाँ से कहाँ तक थी? पहले थी B2 से B1, अब हो जाती है B1 से B2।
यानी कि जैसे अगर हम पूरा पूरा चक्कर लेते हैं, एक पूरा चक्कर यहाँ से यहाँ तक में घूम गए हम, ठीक है सर। तो आधे चक्कर में दिशा रहती है B2 से B1, और अगले आधे चक्कर में जब ये यहाँ से यहाँ तक घूमती है, उसमें धारा रहती है B1 से B2। और इस प्रकार से चूंकि दिशा बदल रही है तो इसमें प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होता है। कौन सी धारा? प्रत्यावर्ती। एक बार फिर समझते हैं कि जब आर्मेचर को यानी कुंडली को ABCD को इन दो चुंबकों के बीच में, चुंबक कौन कौन से? NS, जो बहुत शक्तिशाली चुंबक है, इनके बीच में जब घुमाया जाता है तब चुंबकीय प्रेरण के कारण इस कुंडली में धारा प्रवाहित होती है। और धारा की दिशा हम कैसे निकालते हैं? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। और जब चूंकि कुंडली घूम रही है तो घूमने के लिए इसको एक पूरा चक्कर कंप्लीट करना पड़ेगा। कुंडली को घूमने के लिए एक पूरा चक्कर कंप्लीट करना पड़ेगा, पूरा चक्कर कंप्लीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे चक्कर को दो भाग में बांट दिया जाता है, चक्कर को दो भागों में बांट दिया जाता है। चक्कर को जैसे ये देखिए, ये कुंडली को हमने एक पूरा चक्कर मान लिया कि ये कुंडली पूरा एक चक्कर काट रहा है। इसको बांट दिया दो भाग में, कितने भागों में? दो भाग में। जब ये पहला आधा चक्कर और यहाँ से यहाँ तक दूसरा आधा चक्कर। पहले आधे चक्कर में क्या होता है कि धारा जाती है B2 से B1, B2 से B1 की ओर, और अगले आधे में B1 से B2 की ओर, B1 से B2 की ओर। ध्यान दीजिए फिर से, जब कुंडली को आर्मेचर कौन सा? ABCD को इन दो चुंबकों के बीच में, जो कौन कौन से? N और S, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव के बीच में घुमाया जाता है, तब वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण इसमें विद्युत धारा प्रेरित होती है। प्रेरित माने उत्पन्न होती है। और उसकी दिशा हम कैसे निकालते हैं? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। और उसकी दिशा कहाँ होती है? B1 से B2 तक, पहले आधे में, और दूसरे आधे में B1 से B2 की तरफ। यानी कि शुरू में उसकी दिशा ये रहती है और अगले में दिशा विपरीत हो जाती है, जो प्रत्यावर्ती में होता है। जैसे कि ये देखिए, मान लीजिए शुरू में यहाँ से गया यहाँ तक पॉजिटिव डायरेक्शन में, और अगले आधे में यहाँ से यहाँ तक, फिर अगले आधे में इस दिशा में, अगले आधे में इस दिशा में, अगले आधे में इस दिशा में, अगले आधे में इस दिशा में। और इसी को बोलते हैं हम प्रत्यावर्ती धाराजनित्र। क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धाराजनित्र, प्रत्यावर्ती धाराजनित्र, जिसे बोलते हैं AC डायनमो, अर्थात प्रत्यावर्ती धारा जनित। क्यों? क्योंकि इसकी दिशा बदलती रहती है, इसकी दिशा बदलती रहती है। कोई दिक्कत? चलिए आगे करते हैं। अगर इसमें हम एक यंत्र आता है दिक् परिवर्तक, दिक् परिवर्तक, क्या यंत्र नाम है उसका? दिक् परिवर्तक। अब बोलिएगा ये यंत्र क्या करता है जी? इस यंत्र का मुख्य काम क्या होता है कि जो विद्युत धारा की जो दिशा है अगले आधे में जो विपरीत दिशा में जा रही है उसको पलट कर ये दूसरी दिशा में ले आता है। यानी कि जो दिशा पहले नीचे की ओर बह रही थी, पहले कहाँ जा रही थी? नीचे की ओर, अब उस दिशा को इसने क्या किया? पलट के ऊपर ले आया। यानी कि अगला फिर यहाँ से, और अगले आधे में फिर अगर जो यहाँ से जाना चाहिए था उसको इसने पलट के क्या किया? ऊपर ले आए। यही काम है दिक् परिवर्तक का। यानी कि जो दिशा, धारा की दिशा हमको नीचे मिलनी चाहिए थी, अब वो एक ही दिशा में मिल रही है, सब समान दिशा में, सब समान दिशा में। क्या मिल रहा? धारा कौन सी हो गई? दिष्ट धारा। कौन सी धारा? दिष्ट धारा। क्योंकि इसमें विद्युत धारा की दिशा नहीं बदल रही है, विद्युत धारा की दिशा नहीं बदल रही है, इसलिए इसको बोलते हैं दिष्ट धारा
अर्थात डीसी डायनमो। अब हमने यहाँ से दो चीज सीखी। दो चीज क्या सीखा हमने? हमने ये सीखा कि विद्युत जनित्र, कौन सा जनित्र? विद्युत जनित्र। विद्युत जनित्र, विद्युत जनित्र जो है वो एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। एक बार फिर से हम लोग पूरा रिपीट कर लेते हैं। ये क्या है हमारा? ये हमारा विद्युत जनित्र। क्या है हमारा? विद्युत जनित्र, जिसको हम डायनमो भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डायनमो। डायनमो यही वो है हमारा जनरेटर जो हम शादी विवाह या फंक्शन में इस्तेमाल करते हैं। इसका मुख्य काम क्या होता है? ये विद्युत यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आपको एग्जाम में कैसे लिखना है हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। आपको लिखना है पहला विद्युत जनित्र की परिभाषा, जो आपने वीडियो के सबसे ऊपर में देखा होगा। सबसे ऊपर में देखा होगा, क्या देखा होगा आपने ऊपर में? कि विद्युत जनित्र, विद्युत जनित्र एक ऐसा यंत्र है, विद्युत जनित्र एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत जनित्र एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। हमने शुरू से देख लेते हैं। विद्युत जनित्र एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। और यह माइकल फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत का कार्य करता है। उनका एक्सपेरिमेंट क्या था कि हमने एक कुंडली लिया। क्या लिया हमने? एक कुंडली, तांबे की कुंडली होती है, जिसमें हम एक क्षण चुंबक को बहुत तेजी से आगे पीछे, कभी इस दिशा में, कभी इस दिशा में, कभी इस दिशा में, कभी इस दिशा में, तुरंत आगे पीछे करते हैं तो इस कुंडली में एक धारा उत्पन्न होती है। यही कहलाता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इस सिद्धांत का प्रयोग करती है। अब आगे देखते हैं इसकी संरचना। आगे क्या देखा? देखते हैं इसकी संरचना। संरचना में देखते हैं, ये इसके मुख्य भाग निम्नलिखित है। इसके मुख्य भाग निम्नलिखित है। पहला है क्षेत्र चुंबक। पहला क्या है? क्षेत्र चुंबक। जो आप ये बक्से दिख रहे होंगे आपको, N और S, ये दो शक्तिशाली चुंबक है जिनका मुख्य काम होता है एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना, जिसमें जो हमारी कुंडली है ABCD वो घूमेगा। और हम लोगों को पता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं N से लेके S तक होती है, N से लेके S तक होती है, N से लेके S तक। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का दिशा क्या होगी? इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इधर में। और इसी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में घूमेगा कौन? आर्मेचर। कौन घूमेगा? आर्मेचर। आर्मेचर क्या है? ये एक आयताकार कुंडली है। ABCD एक आयताकार कुंडली है। कैसे बनती है ये? लोहे के क्रॉड पर तांबे की परत को लगा बनाई जाती है। लोहे के क्रॉड पर तांबे के तार को लपेट कर बनाई जाती है। और इसमें तांबे को बहुत अधिक मात्रा में लपेटा जाता है, जिससे इसकी कुंडली की संख्या ज़्यादा हो जाती है, फेरों की संख्या अधिक हो जाती है। यानी कि अगर ये क्या है? अगर ये लोहे का क्रॉड है तो इसके ऊपर इस तरह से लपेटा जाता है। अब इसको घुमाने के लिए, जो कुंडली है इसको घुमाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो उस ऊर्जा को हमें कहाँ से मिलेगा? वो ऊर्जा मिलता है हमको यानी कि कुंडली को घुमाने के लिए स्टीम टरबाइन, वाटर टरबाइन, यानी कि भाप का इंजन, जो भाप से जिसमें कुंडली घूमेगी वो स्टीम टरबाइन। जो पानी से घूमेगी, जिससे हम लोग बिजली बनाते हैं। बहुत सारे देशों में डैम सुना आपने? बांध से बिजली बनाते हैं। उसमें क्या यूज होता है? वाटर टरबाइन। यानी कि उसमें जो टरबाइन होता है, उसमें जो कुंडली होती है वो पानी से घूमती है। किससे घूमती है? पानी से, इसलिए उसको बोलते हैं वाटर टरबाइन। या फिर पेट्रोल से घूमती है। किससे? पेट्रोल से, तो पेट्रोल इंजन। और जो हम शादी विवाह में देखते हैं जनरेटर, वो क्या होता है? डीजल इंजन। ठीक है। अब अगला आता है सर्पिबल है। तो जो कुंडली का तार, जो कुंडली है वो दो छल्लों
S1 S2 या रिंग 1 जिसे R1 R2 भी कहते हैं, उनसे जुड़ा होता है, उनसे जुड़ा होता है, उनसे क्या होता है, जुड़ा होता है। आगे आता है ब्रूस। ब्रूस क्या करता है, जो ये सर्पी वलय हैं इनको आगे के तार से जोड़ता है, जो सर्पी वलय इनको आगे के तार से जोड़ता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा सर्पी वलय है और यहाँ हमारा ब्रूस लगा होता है जो इसको तार से जोड़ता है, जहाँ हमें विद्युत धारा मिलता है और इसको हम अपने इस्तेमाल में लेते हैं। जैसे एक सर्पी वलय यहाँ पे है, एक सर्पी वलय यहाँ पे है, एक ब्रूस यहाँ लगा होगा जिससे वो तार निकल के जुड़ा होगा हमारे मेंस में, बोर्ड में। चलिए अब आता है इसका मूल सिद्धांत। मूल सिद्धांत क्या है कि इस विद्युत जनित्र का मूल सिद्धांत यह है कि वह विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है। चलिए और आगे देखते हैं इसकी कार्यविधि। कार्यविधि को हम एक बार ध्यान से देख लेते हैं। जब इस कुंडली को, कुंडली क्या है, A B C D, जो कुंडली ABCD को इन दो ध्रुव खंडों N और S, जिसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहाँ से है, दक्षिणी ध्रुव से लेके उत्तरी ध्रुव से लेके दक्षिण ध्रुव तक, इस तरफ से इस तरफ, इस तरफ से इस तरफ, हमने ये पहले ही पढ़ा हुआ है। इस तरफ का चुंबकीय क्षेत्र होता है और इस चुंबकीय क्षेत्र में ये आयताकार कुंडली बहुत तेजी से घूमती है, बहुत तेजी से घूमती है, जिसको घुमाने के लिए हम स्टीम इंजन यानी भाप के इंजन या वाटर इंजन या पेट्रोल इंजन या डीजल इंजन का उपयोग करते हैं। अब ये बहुत तेजी से घूमती है, तो घूमने के लिए इसको एक चक्कर लगाना पड़ेगा इस तरह से। इस चक्कर को मैंने बांट दिया दो भाग में। कितने भाग में, दो भागों में। आधा चक्कर जब ये कुंडली यहाँ से लेके इधर घूमेगी और आधा चक्कर जब कुंडली इधर से लेके इस दिशा में घूमेगी। अब चूंकि दिशा आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि दिशा विपरीत है। एक में जा रहा है बाएं से दाएं, एक में कहाँ जा रहा है, बाएं से दाएं इस दिशा में, और इसमें दाएं से बाएं इस दिशा में। और इसी दिशा परिवर्तन के कारण हमें दो अलग अलग दिशाओं में धारा मिलती है। यानी आधे में मिलता है हमें इस दिशा में, जिसको अगर B2 से B1 की दिशा में, B2 से B1 की दिशा में। आप B2 B1 पर कंफ्यूज मत होइएगा। अगर B2 यहाँ पे है, B1 यहाँ पे है, तो धारा इधर से इधर हो जाएगी। अगर B2 यहाँ पे आ गया और B1 यहाँ आ गया, धारा इधर से इधर हो जाएगी। उसके कोई इश्यू नहीं है। लेकिन आपको ध्यान देना है कि दोनों केस में धाराएं विपरीत होगी। पहले केस में कितनी है, अगर B2 से B1 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, B1 से B2। यदि मान लीजिए इस चक्कर में B2 की जगह B1 है, तो हो सकता है, क्या हो सकता है कि पहले में धारा कितनी हो, B1 से B2, B1 से B2, और दूसरे में B2 से B1। यानी कि धारा तो हमेशा हमको अलग अलग दिशाओं में ही मिलेगी, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, अब बात आती है धारा मिलेगी अलग अलग दिशा में। यानी कि अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, इसका क्या बनाएं, हम ग्राफ बनाएं, तो ग्राफ कैसे बनेगा देखते हैं। पहली स्थिति, पहली इस दिशा में I है और इस दिशा में, सॉरी इधर T है, इधर T है, क्या है इधर T, और इस दिशा में I। तो हम देख रहे हैं हमको पहले I मिला इस दिशा में, यहाँ से लेके यहाँ तक, और अगले अंतराल में I हो गया इधर से इधर तक, अगले अंतराल में फिर I यहाँ से यहाँ तक, अगले अंतराल में फिर I यहाँ से यहाँ तक। मतलब धारिता की दिशा देखिए, पहले यहाँ से यहाँ तक गई, फिर विपरीत दिशा में इधर, फिर विपरीत दिशा में इधर। तो इस तरह से दिशा बदल रही है। तो यहाँ हमको कौन सी धारा मिल रही है, AC धारा। कौन सी धारा, AC धारा, जिसे बोलते हैं हम प्रत्यावर्ती धारा। कौन सी धारा, प्रत्यावर्ती धारा। इसलिए इस जनित्र को, जिस जनित्र से हमको दिशाएं अलग अलग मिलती हैं, उसे बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। तो अब आपको समझ में आया है क्यों बोलते हैं इसको प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। क्योंकि इससे जो हमको धारा मिलती है वो कैसी होती है,
प्रत्यावर्ती होती है। कैसी होती है? प्रत्यावर्ती होती है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। और चूंकि इसका नाम डायनेमो है तो इसे एसी डायनेमो भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एसी डायनेमो। यानी इसमें हमको कौन सा करंट मिलता है? एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट, जिसकी दिशाएं बदलती रहती है। अब हम इसकी दिशाओं, जो दिशाएं अलग अलग आ रही हैं, हम इसको अपने हिसाब से एक दिशा में भी ला सकते हैं। पूछिए कैसे? तो इसके लिए एक यंत्र यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, जिसका नाम है दिक् परिवर्तक। क्या नाम है? दिक् परिवर्तक। दिक् परिवर्तक। दिक् माने होता है दिशा, अब परिवर्तक माने परिवर्तन करने वाला। ये यंत्र क्या करता है कि जो धारा पहले यहां से यहां तक जा रही थी और फिर अगले में यहां से इस तरफ से जाने वाली थी, इस धारा को जो विपरीत दिशा में है, इसको वो बदल के ले आता है ऊपर माने यहां से यहां तक। फिर अगले में यहां से यहां तक जाएगा और फिर ट्राई करेगा कि हम विपरीत हो जाएं, लेकिन दिशा परिवर्तन के कारण वो वापस इस दिशा में आ जाएगा। अब देखिए सभी धारा एक ही दिशा में है, तो ये कौन सी धारा हो जाएगी? डीसी, अर्थात दिष्ट धारा। कौन सी धारा जी? दिष्ट धारा। और इस प्रकार जो हमें धारा मिलती है वो दिष्ट धारा होती है। इसलिए इस जनित्र को बोलते हैं दिष्ट धारा जनित्र। क्या कहते हैं? दिष्ट धारा जनित्र। और इसका एक और नाम क्या है? डीसी डायनेमो। तो अब आपको समझ में आ गया एसी डायनेमो डीसी डायनेमो में अंतर, यानी कि जनित्र। अब सुनिए ध्यान से, विद्युत जनित्र जो यांत्रिक ऊर्जा को बदलता है विद्युत ऊर्जा में, और इसी को डायनेमो भी कहते हैं। जनित्र होते हैं दो तरह के, एक होता है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, एक होता है दिष्ट धारा जनित्र। प्रत्यावर्ती में क्या होता है कि आधे चक्कर में धारा बहती है एक दिशा में और अगले आधे चक्कर में धारा विपरीत दिशा में बहती है, तो दिशा अलग अलग होने के कारण इसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। और इस प्रकार के जनित्र को बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, जिसे एसी डायनेमो के नाम से भी जाना जाता है। कोई दिक्कत? अब आती है दिष्ट धारा जनित्र, जिसमें क्या होता है कि जो पूरे चक्कर में धारा की दिशा जो है वो एक रहती है, समान रहती है, इसलिए इसे बोलते हैं दिष्ट धारा जनित्र अर्थात डीसी डायनेमो। तो आप दोनों में अंतर लिख सकते हैं, और एग्जाम में कोई एक आता है तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं। जैसे अगर एसी डायनेमो आ गया तो बोलेंगे इसमें विद्युत धारा की दिशा अलग अलग होती है, और डीसी में इसमें एक जैसी होती है। तो और दोनों का कार्य पूरा समान है, बस अंतर कहाँ पे आता है? इनकी धारा की दिशा पर। कोई दिक्कत? और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो आप नीचे कमेंट में हमें बता सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आपकी समस्याओं को दूर कर सकूँ।